रंजना, देखा आपने कई बार कार्यकर्ता भी नेताओं का थोड़ा नुकसान कर देते हैं अति उत्साह में। और ये इस समय दिया जी कैसे रोक रही थी अपने कार्यकर्ताओं की कि भाई मेरा नाम मत अभी पेश करो मुख्यमंत्री के लिए, अभी बहुत जल्दी है और इससे नुकसान हो जाएगा। जी, नुकसान हो जाता है जब कोई ऐसा लगे कि वो अपने लिए पूरी तरफ से अपने कैंडिडेचर के लिए मुख्यमंत्री पद के ज्यादा जोर लगा रहा है, ऐसा हो जाता है। और खास तौर पर बीजेपी जैसी पार्टी में। लेकिन अभी आप देखें तो शिवराज सिंह चौहान भी ये बात साफ साफ नहीं कह रहे हैं, लेकिन सुबह से लगातार इंटरव्यू जरूर हर आधे घंटे पर एक ना एक छोटा सा बाइट इंटरव्यू पौधे लगाना सब इस बार अगर आप देखेंगे आज जो टीवी के जो दो सुपरस्टार्स हैं, मतलब हम दोनों के अलावा वो हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान, जिनका हर आधे घंटे में कोई ना कोई इंटरव्यू आ रहा है और पूरी विनम्रता के साथ। बिल्कुल। और आप देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को, वो आज भी कुछ नहीं बोल रहे हैं गांधी परिवार के खिलाफ, क्योंकि एक मर्यादा होती है जिसको रखना होता है। जिस तरह की टिप्पणियां की थी, उनके हाइट पर टिप्पणी की थी प्रियंका वाड्रा ने कि उनकी हाइट कम है, उन्होंने इस पर उस वक्त जरूर जवाब दिया था जब गद्दार जैसे शब्द पर उनको घेरा था प्रियंका ने। लेकिन इस तरह की पॉलिटिक्स, और वो भी जब ऐसी पार्टी हो जो मोहब्बत की दुकान खोलने का दावा भरती है, तो फिर मामला बहुत आगे हो जाता है। वहीं प्रधानमंत्री के लिए जिस तरह का शब्द बीते दिनों कांग्रेस पार्टी ने इस्तेमाल किया है, उसको भी लेकर मुझे लगता है कि लोगों का ये एक मैंडेट है कि आप पीएम को लेकर अब शब्दों का इस्तेमाल करें, ये शोभा नहीं देता है। और खास तौर पर ऐसी भाषा, ऐसे शब्द जिसको टीवी पर कहा भी नहीं जा सकता है, वो पीएम के लिए इस्तेमाल किया गया। तो मुझे लगता है ये मैंडेट जो है 2024 के पहले प्रधानमंत्री, और आप देखिए रिस्क भी कितना बड़ा खेला, क्योंकि हिमाचल और कर्नाटक को कोट कर करके कर्नाटक में ही बेंगलुरु में इंडिया गठबंधन का दूसरा सबसे बड़ा सम्मेलन किया गया कांग्रेस पार्टी की मेजबानी में, जहां पर इंडिया नाम रख दिया गया उसका। नीतीश बाबू से खुश नहीं नजर आ रहे थे, तो वो भी जो जीत का जश्न था उसको लेकर लोगों के मन में असल में अंजना अगर आप देखें ना, तो कांग्रेस से जो गलती हुई है वो ये है कि कांग्रेस ने गलत मुद्दे उठा लिए, चाहे वो जातिगत जनगणना का मुद्दा हो, वो लोगों के आम जीवन में। कौन आ रहा है के गानों पर भी इनके मूव्स का कोई जवाब नहीं है। देखिए 2-3 बातें जल्दी प्रदीप जी आपसे हो जाए। आज अंजना हम ये कह सकते हैं कि ये जो है ये एग्जिट पोल्स के शाहरुख खान है। बिल्कुल। आज देखिए होम ग्राउंड जब इनका आया तो होम ग्राउंड में बाजी मार लिया आपने। हाँ, ससुराल में मामला आपका एकदम बारीकी से थोड़ा फिसला है। 50 आपने दिया था बीजेपी। देखिए मैं ये कहूंगा सारे दर्शकों को कि छत्तीसगढ़ में हमने बीजेपी की भी संभावनाएं जताई थी। 46 सीटों के साथ 46 सीटों पे सरकार बनती है, और राजस्थान में 100 सीटों के साथ सरकार बनती है, क्योंकि 199 सीटें हैं। ठीक है, तो वहां पर भी हमारा आंकड़ा बीजेपी के लिए 100 था। लेकिन ये बात मैं मानूंगा कि दोनों स्टेट में मामला इतना करीबी कर लग रहा था, और हर बार ये मुश्किल होता है कि एग्जैक्ट पोल किए जाएं, बट बावजूद उसके मध्य प्रदेश और तेलंगाना में एक सेकंड नोट रही हूँ सर, आपके पास बने रही। आज के स्टार आप ही हैं। जितेंद्र सिंह जी हमारे साथ, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जुड़ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी, स्वागत है आपका। उस दिन जयपुर में भी आपसे मुलाकात हुई थी जब प्रधानमंत्री का रोड शो हो रहा था, आप लोग सब वहां पर मौजूद थे, और जो पीएम के नाम पर, पीएम के काम पर, पीएम की आवाज पर उन्होंने जिस तरह से आह्वान किया था, उस पर एक बड़ी मुहर 3 राज्यों में लगती हुई दिखाई दे रही है। मामला 4-1 है इन 4 राज्यों में, 1 टू कांग्रेस। आपने ठीक कहा। जी जितेंद्र जी कहिए। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, बोलिए। आपकी आवाज तो आज पूरा देश सुन रहा है। कहूँगा संक्षेप में अगर एक ही वाक्य में कहें तो मोदी जी की धन्यवाद सुधीर जी फॉर योर काइंड वर्ड्स। मैं संक्षेप में एक वाक्य में यही कहूँगा कि मोदी जी की गारंटी की विश्वसनीयता पर आज देश ने मोहर लगाई है। और जिस तरह से आप स्वयं उस दिन चश्मदीद गवाह थी जब जयपुर में रोड शो हुआ, एक चकित करने वाली बात, और एक मुझे लगता है कि एक विशेषज्ञों के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस प्रकार के रोड शो का दृश्य जयपुर में था, उसी तरह का तेलंगाना में भी था। भले ही हम तेलंगाना में सरकार ना बना पाए हों, लेकिन हमारा जनाधार बड़ा है। अगर कांग्रेस आज वहाँ सरकार बना रही है तो वो डिफॉल्ट वोट है जो एंटी इनक्यूबेंसी था रूलिंग पार्टी के खिलाफ। लेकिन हमारा विस्तार हुआ है आइडियोलॉजिकल, हमारी बेस बढ़ा है, हमारा सेक्शन बढ़ा है, तो 10 सीटों की तरफ बढ़ भी रहे, लेकिन वोट शेयर भी बढ़ा है। और मोदी जी सिंगल फैक्टर, जो उनकी अपनी विश्वसनीयता है इस प्रकार की कि भाषा और क्षेत्र के बैरियर्स को तोड़ करके भी उनको उसी प्रकार से उनकी मान्यता है। मुझे लगता है एक नई तरह की कार्य संस्कृति भी इस देश की राजनीति में स्थापित होने का काम हुआ है मोदी जी के माध्यम से।
कि जात पात धर्म से ऊपर उठ करके एक डोर में लोगों को बांधने का काम मोदी नाम से हुआ है। और उसके पीछे बहुत परिश्रम भी है, समर्पण भी है, ईमानदारी भी है। आपने देखा होगा कि जितनी भी विकास योजनाएं हैं या जनहित की योजनाएं हैं, चाहे वो उज्ज्वला है, चाहे पीएम निधि है, उसमें कभी ये नहीं पूछा गया कि जिसको उसका लाभ मिल रहा है उसका जात क्या धर्म के, ये भी नहीं पूछा गया कि किस पार्टी के साथ उसका झुकाव है, पिछली बार किसको वोट दिया था। जहां जिसकी आवश्यकता वहां पूर्ति की गई। और ऐसे ऐसे वर्ग जिनकी कभी पहले चिंता नहीं हुई थी, प्रधानमंत्री क्या हम अब भी ये कह सकते हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन को, या फिर वो विश्वकर्मा योजना जी, अगर हम इसमें डीप डाइव करें आपकी सफलता में, तो क्या आपको ये सही होगा कहना कि धर्म प्लस सुशासन ये आपकी सफलता का फॉर्मूला है? क्योंकि धर्म बिना सुशासन के भी नहीं चलेगा और सुशासन बिना धर्म के भी नहीं चलेगा, और आपने दोनों को साध लिया है। आपने राम मंदिर भी बनवा दिया और आपने सुशासन भी कर दिया। अगर आप धर्म को राजधर्म कहेंगे तो सुशासन भी एक धर्म है। तो सुशासन को उस प्रकार से दिया ऑब्जेक्टिवली, इंटेग्रिटी के साथ। ये नहीं सोचा जो कांग्रेस के समय में चल रहा करता था, इस बार भी भेदभाव किया जाता था कि वोट बैंक की राजनीति के आधार पर, वोट बैंक कंसिडरेशन के आधार पर। यहाँ ऐसा नहीं हुआ। अब अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश में 4 करोड़ तक मकान अभी तक बन चुके हैं, तो मैं स्वयं प्रभारी रहा हूँ उत्तर प्रदेश के एक क्षेत्र का, जहाँ जो अल्पसंख्यक समुदाय के कुछ एक लोग हैं, जहाँ कभी शायद भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षा नहीं रहती, लेकिन वहाँ भी हर एक का मकान बना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक लॉन्ग टर्म में एक नई कार्य संस्कृति, नए पॉलिटिकल कल्चर को भी जन्म देने का काम हुआ है। डॉक्टर साहब, लेकिन अगर एक हम ब्रेकअप देखें तो आज भी एक कड़वी सच्चाई है कि मुस्लिम वोटर आज भी आपको वोट नहीं देता है। आज भी अगर आप देखेंगे तो मुसलमान जो है ट्रेडिशनली कांग्रेस को ही वोट देता है। इस बार भी यही देखने को मिला है, हर चुनाव में यही रहता है कि आपको 10% से ज्यादा कहीं भी, ये 10% तो मैं अपर लिमिट कह रहा हूं, मुस्लिम वोट आपको नहीं मिलता है। नहीं, ठीक है, आप ये तो आप आंकड़े के आधार पर कह रहे हैं, तो इस बात को चैलेंज करने की कोई औचित्य नहीं है। लेकिन इसमें भी धीरे धीरे बदलाव आ रहा है और आएगा। अब आपके सामने उदाहरण है पूर्वोत्तर का। जब पूर्वोत्तर में 7 वर्ष रहा, जब हम पहली बार गए 2014 में, तो कहा सकता है साहब ये आगे, ये लोग तो, इनका बैकग्राउंड संघ का है, ये इतने सर काटेंगे, हमारा मीट अंडा बंद करेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। आज देखिए वहां पे सरकारें बन रही हैं, क्योंकि हमारे बारे में जो धारणाएं पैदा की गई हैं कांग्रेस ने, जो 50, 60, 70 साल उनकी प्रभुसत्ता रही, और कमेंटेटर्स, विशेषज्ञों की कंडीशनिंग भी उन्हीं की कार्यशैली से होती रही। तो उस प्रकार से ये एक धारणा, और वो उसमें उनका एक वेस्टेड इंटरेस्ट भी था कि भारतीय जनता पार्टी की इस प्रकार की छवि। लेकिन जिस प्रकार का लाभ, न्याय और एक इक्विटेबल डेवलपमेंट और इक्विटेबल अटेंशन हर वर्ग के लोगों को मिली है, इस प्रकार से शायद कांग्रेस में भी नहीं मिली। अगर मुस्लिम समुदाय की भी बात करें तो कांग्रेस ने मुस्लिम समुदाय का वोट बैंक इस्तेमाल किया होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसे लाभ पहुंचाया, चाहे वो ट्रिपल तलाक था, चाहे दूसरे रिफॉर्म्स थे। एक आखिरी सवाल आपसे लेते हुए, आपने कहा कि तेलंगाना में तो कांग्रेस बाय डिफॉल्ट जीत रही है, लेकिन ये दिख रहा है आपको वहां फायदा तो 8 सीटों का हो रहा है, लेकिन इसे डिफॉल्ट नहीं कहना होगा, क्योंकि सत्ता विरोधी जो वहां लहर थी उसमें कांग्रेस में रेवंत रेड्डी पर, उनकी पार्टी पर लोगों को विश्वास हुआ, वरना वो डिफॉल्ट वाला सिस्टम बाकी जगह भी लग सकता है। अगला प्रश्न इसी का दूसरा हिस्सा है कि वित्त मंत्री ने भी कोविड के बाद बहुत सारे बूस्टर्स का ऐलान किया था। क्या आपको लगता है कि पीएम के चेहरे पर चुनाव लड़ना एक बड़ा रिस्क था इन राज्यों में 24 के पहले, और ये 3 राज्यों के नतीजे बीजेपी के लिए सबसे बड़ा बूस्टर बनेंगे प्री 2024? नहीं, मैं तो समझता हूँ कि पीएम के नाम पर या छवि पर लड़ने की कोई नहीं लड़ने वाली बात ही नहीं हो। तो एक एसेट है, दुनिया के सबसे कदावर, सबसे लोकप्रिय नेता अगर हमारे संगठन के मुखिया है तो हमारे लिए परमात्मा का वरदान है, और हम अगर इसका लाभ ना ले पाए पर्याप्त तो हमारी बदकिस्मती। और मैं ये कहूँगा कि मोदी जी केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है, जनमानस के नेता है। अगर आज राजस्थान में सरकार बनती है, जैसे डबल इंजन की बात हम करते थे तो शायद बहुत लोगों को समझ नहीं आती थी, उसका व्यंग भी किया जाता था, लेकिन वहाँ के लोगों ने जब तुलना की कि गुजरात में किस प्रकार से मोदी जी की स्कीम धरती पर उतरी है सुचारू रूप पे, चाहे वो आयुष्मान भारत था, चाहे वो प्रधानमंत्री किसान आवास योजना थी, चाहे वो पीएम स्वनिधि योजना थी, उस प्रकार से राजस्थान में नहीं उतर पाई, क्योंकि उस प्रकार की अनुकूलता नहीं रहती जब उस प्रकार की सरकार, उस संगठन की सरकार ना हो जिसकी जवाब तलबी
केंद्र के आगे हो या मोदी जी के आगे हो। तो ये लोगों ने समझा है कि हम अपने आप को क्यों वंचित रख रहे हैं उस लाभ से जो दूसरे राज्यों के लोगों को प्राप्त हो रहा है। तो इसमें एक हार्ड ग्राउंड फैक्ट्स भी हैं जिन्होंने काम किया है, ना केवल भावनात्मक फैक्टर्स। जी जी, डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आज की जीत के लिए आपको बहुत बधाई। ब्रांड मोदी इज वर्किंग और आपका शुक्रिया अभी के लिए।